तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है बकिंघम मर्डर्स। ये एक बहुत ही अच्छी मर्डर मिस्ट्री फिल्म है और फिल्म के लीड रोल में है करीना कपूर और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक आपको बांधे रखेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है यूके में रहने वाली एक ब्रिटिश इंडियन डिटेक्टिव जसमीत को दिखाते हुए। उसने हाल ही में अपना बेटा खो दिया था। वो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। देखते हैं कि उसके बेटे के साथ हुआ क्या था। एक दिन वो अपने बेटे के साथ बोलिंग एली गई हुई थी और वहां पर अचानक एक ड्रग एडिक्ट आ जाता है और वो अंधाधुन गोली चलाने लगता है और वो गोली उसके बेटे को लग जाती है, जिससे कि जसमीत का बेटा वहीं मर जाता है। उस ड्रग एडिक्ट लड़के का नाम था जेम्स। उस पर मुकदमा चलता है और कोर्ट में वो बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सड़क पे बिताई है, उसे कभी इज्जत नहीं मिली और उसे उन हर लोगों से नफरत है जिसके चेहरे पर स्माइल होती है। वो कहता है कि उस बच्चे को वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन जज उसे कहते हैं कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं और जेम्स को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। जब जेम्स को कोर्ट से बाहर लाया जाता है तो जसमीत उस पर हमला कर देती है। फिर जब वो अपने घर आती है तो अपने बेटे को याद करके वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। घर आने पर पता चलता है कि उसे ट्रांसफर ऑर्डर आया है। उसके पापा पूछते हैं बिना बताए ट्रांसफर क्यों ले लिया, तो जसमीत कहती है कि अब ये शहर बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद जसमीत बकिंघम शायर के लिए निकल जाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए हैं और रास्ते पर दो कम्युनिटी के लोगों में हाथापाई हो रही है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। और ये भी पता चलता है कि ये दंगे एक क्रिकेट मैच के वजह से शुरू हुआ था। इसके बाद हम DI हार्दिक पटेल को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ मतलब साइमन और काउडेन के साथ बैठकर रेस्टोरेंट में कबाब खा रहा था। तभी उसकी नजर जाती है एक लड़के साकिब पर, जो कि एक ड्रग डीलर है। उन सभी को पता चला है कि जल्दी एक न्यू इंस्पेक्टर आने वाली है, जो कोई और नहीं बल्कि जसमीत है। जसमीत वहां पर डेप्यूटी सार्जेंट के तौर पर ज्वाइन करती है और उसे वहां पर एक और डेप्यूटी सार्जेंट शैरोन मिलती है और वो जसमीत को उसके ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स और बाकी के जरूरी पेपर वर्क दे देती है। उसके बाद वो अंदर जाकर अपने बॉस मिलर से मिलती है और वो दोनों भी रास्ते पर होने वाले दंगे के बारे में बातें कर रहे थे। सोचते हैं कि आखिर कैसे एक क्रिकेट मैच के वजह से इतना बड़ा दंगा हो सकता है। मिलर जसमीत को बताते हैं कि तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, एक बच्चा लापता हो गया है, एक इंडियन फैमिली है, शैरोन को लेकर जाओ। बाकी की टीम भी वहां पर पहुंच रही होगी। बच्चा लापता हो गया है सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, लेकिन वो खुद को संभालती है और जाने से पहले मिलर से कहती है कि मैं इस केस को नहीं संभाल पाऊंगी। मगर मिलर उसे कहता है कि तुम कौन सा केस संभालोगी, इसका फैसला मैं करूंगा ना कि तुम। जानता हूँ तुम्हारे साथ हुआ क्या था। हम सब पब्लिक के लिए काम करते हैं और उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। इसके बाद जैसे ही जसमीत उस लोकेशन तक पहुंचती है, वहां पर सारे डिटेक्टिव्स आए हुए थे और उन सभी को बताया जाता है कि जो बच्चा लापता हुआ है उसका नाम है इशप्रीत। हार्दिक और जसमीत एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद वो लोग जाते हैं इशप्रीत के पेरेंट्स से मिलने के लिए। लड़के के माँ बाप का नाम है दलजीत और प्रीति। दलजीत बताने लगता है कि उसके मॉम डैड कोरोना के समय मारे गए थे। दलजीत लास्ट अपने बेटे को आज सुबह ही देखा था, जब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गया था और 2 बजे तक उसे घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। प्रीति बताती है कि अक्सर उसका बेटा अपनी दोस्त फ्लोरेंस के घर चला जाता है, लेकिन आज तो फ्लोरेंस की मम्मी ने भी बताया कि इशप्रीत आज आया ही नहीं था। वहां पर सिरिंज और पृथ्वी नाम के 2 लड़के भी होते हैं जो दलजीत और प्रीति के काफी करीब हैं, लेकिन हार्दिक सिरिंज को कुछ खास पसंद नहीं करता और पूछताछ करने पर पता चलता है कि इशप्रीत को दलजीत और प्रीति ने अडॉप्ट किया था। अब शाम हो जाती है लेकिन इशप्रीत का कोई आता पता नहीं चलता। लापता हुए 6 घंटे हो चुके हैं। हार्दिक शैरोन से कहता है जाकर स्कूल का CCTV फुटेज चेक करने और स्कूल रजिस्टर भी, और वो साइमन और काउडेन से कहता है जाकर बस चेक करने के लिए और वो खुद जसमीत के साथ वहां से निकलता है। जसमीत परिवार के बारे में बात करने लगती है और वो हार्दिक से पूछती है क्या आप उस परिवार को जानते हैं, क्या आपको पता था वो बच्चा एडॉप्टेड है। लेकिन हार्दिक उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ असिस्ट करने के लिए आई हो, इसलिए मुझसे सवाल मत पूछो। इसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं फ्लोरेंस के घर पर, जो इशप्रीत की क्लासमेट है, और फ्लोरेंस बताने लगती है कि शायद इशप्रीत थोड़ा सा नाराज था क्योंकि स्कूल में उसका पियानो लेसन कैंसिल हो गया था। शैरोन स्कूल की एडमिन से फुटेज ले लेती है। दूसरी तरफ साइमन और काउडेन बस की जानकारी पता करने के लिए जाते हैं और वो ड्राइवर से बात करते हैं और बस के कैमरे से पता चलता है कि इशप्रीत एक पार्क के पास में उतर गया था। इसीलिए सारे डिटेक्टिव्स मिलकर आधी रात में ही उस पार्क की तलाशी लेने लगते हैं, 1 इंच भी नहीं छोड़ते। CCTV से पता चला कि लड़का पार्क से निकला ही नहीं था, मतलब कि वो पार्क के अंदर ही है। थोड़ी देर ब्रेक लेने के दौरान हार्दिक जसमीत से माफी मांगता है क्योंकि पहले वो उसे काफी बदतमीजी से बात किया था, पर वो जसमीत से कहता है कि तुम थक गई हो
तुम जाकर रेस्ट करो, जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब सुबह हो जाती है लेकिन अभी तक उस लड़के का कोई अता पता नहीं चला। जसमीत अपने नए घर में सेटल हो जाती है लेकिन वो अपने बेटे को अभी भी बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। वो अपने बेटे के खून से सने हुए कपड़े को देखने लगती है और अपने बेटे को याद करके उस कपड़े को गले लगाकर वहीं सो जाती है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि हार्दिक और पूरी टीम को एक गाड़ी के अंदर इशप्रीत की डेड बॉडी मिल जाती है। उसी समय जसमीत को कॉल आता है और वो तुरंत मुर्दा घर पहुंचती है जहां दलजीत और प्रीति अपने बेटे के बॉडी को देखकर बहुत रो रहे थे। हार्दिक के कहने पर जसमीत फ्लोरेंस के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाती है चेकिंग के लिए और जाने से पहले वो फ्लोरेंस से पूछती है कि आखिर इशप्रीत पियानो लेसन कैंसिल होने पर नाराज क्यों था। फ्लोरेंस कहती है मुझे नहीं पता, वैसे वो है कहाँ। अब इससे पहले वो कुछ कह पाती, फ्लोरेंस की माँ कहती है आपको शायद पियानो टीचर से ही बात करनी चाहिए। दलजीत इंद्रानी से बात कर रहा था जो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे कहता है कि वो उसे मिलना चाहता है, मगर इंद्रानी उसे समझाती है कि तुम्हें फिलहाल प्रीति का ख्याल रखना चाहिए। तभी उसे मिलने के लिए जसप्रीत पहुंच जाती है डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए और दिलजीत जसमीत से पूछता है कि उसके बेटे की डेड बॉडी उसे कब मिलेगी क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार की तैयारी भी तो करनी है। जसमीत कहती है जब तक केस क्लोज नहीं होता बॉडी नहीं मिल सकती। वो दलजीत से पूछती है कल आप 1 से 4 के बीच कहाँ थे। दलजीत बोलता है कि वो सुबह अपने ऑफिस में ही था और 1:30 बजे उसकी एक मीटिंग थी मुशीर हसन के साथ। जसमीत उसे पूछती है आप करते क्या है, तो वो कहता है कि वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है। वो जसमीत को अपना बिजनेस कार्ड देता है और प्रीति की बात की जाए तो वो हाउसवाइफ है और वो बताती है कि वो 1 से 4 के बीच अपने घर पर ही थी। दलजीत बताने लगता है कि जब वो इशप्रीत को अडॉप्ट करके अपने घर लाए थे तो वो काफी मायूस रहता था लेकिन वो अपनी दादी के साथ बहुत करीब था, लेकिन कोरोना के समय दादी भी चल बसी जिससे कि इशप्रीत और भी ज्यादा दुखी रहने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर डिटेक्टिव को बताते हैं कि इशप्रीत के गले पर जो निशान है पता चलता है कि इसका गला घोटा गया था। कंधे और पीठ पर चोट के निशान हैं और बॉडी पर 2 डीएनए के ट्रेसेस भी मिले हैं। स्ट्रगल में एक उंगली भी टूट गई है और कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। खून में ऑक्सीजन की कमी देखी गई है और फेफड़ों में पानी भर गया है और ऐसा पानी में डूबने के वजह से ही होता है। शायद किसी ने इसे पानी में डुबाया हो। अब उन्हें ये पता चलता है कि जिस गाड़ी में इशप्रीत मरा हुआ मिला था वो गाड़ी अकरम खान की है। तुरंत साइमन और काउडेन अकरम से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर इमाम पहुंच जाते हैं पूछने के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या, मगर अकरम कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरे दोस्त हैं। जब अकरम से वो पूछताछ करते हैं तो अकरम बताता है कि दरअसल वो गाड़ी उसका कजन भाई साकिब लेकर गया था जो कि सलीम का बेटा है जिसके साथ मिलकर दलजीत पहले बिजनेस किया करता था। सीसीटीवी से देखने को मिलता है कि साकिब उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, इसीलिए वो लोग तुरंत निकलते हैं साकिब को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन पुलिस को देखते ही साकिब भागने लगता है मगर आखिर में वो पकड़ा जाता है। साकिब की अम्मी पुलिस को कहने लगती है कि आप मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, उसने कुछ भी तो नहीं किया। साकिब के कमरे में ड्रग्स मिलता है जिससे कि उसकी माँ भी अब कुछ कहने लायक नहीं रहती। साकिब को जेल में डाल दिया गया था। हार्दिक साकिब से पूछताछ करना चाहता था मगर मिलर उसे कहता है कि आगे चलकर तुम पर कोई उंगली ना उठाए, इससे अच्छा यही है कि जसमीत को उसके परिवार वालों से पूछताछ करने दो। तभी वहां पर जसमीत पहुंच जाती है तो हार्दिक बताता है कि मर्डर वाले दिन साकिब के साथ इमाम का बेटा भी था जिसका नाम है नावेद। साइमन उसे लेकर आ रहा है। मिलर ये जानकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर मजहब बीच में आ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हार्दिक अंदर जाकर साकिब से पूछताछ करता है और साकिब के लिए एक लॉयर भी दिया जाता है और साकिब से पूछा जाता है कि आखिर वो 14 नवंबर को कहाँ था। हार्दिक फुटेज वाला फोटो दिखाता है और साकिब को बताने लगता है कि तेरे उस गाड़ी में इशप्रीत की डेड बॉडी मिली थी, मगर साकिब कहने लगता है कि मुझे मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। हार्दिक डॉक्यूमेंट दिखाने लगता है, कहता है हमारे पास प्रूफ है, साकिब का डीएनए उस गाड़ी में था और डेड बॉडी पर भी। और वो साकिब से पूछने लगता है कि आखिर तू उस लड़के के साथ कर क्या रहा था, मगर साकिब उस ऑफिसर को ही गाली देने लगता है और लॉयर उसे शांत करता है। और वो लॉयर हार्दिक से पूछता है कि अगर तुम्हें लगता है ये खूनी है तो आखिर इसका मोटिव क्या होगा। इधर जसमीत दलजीत और प्रीति से बात करने के लिए गई थी और दलजीत बताने लगता है कि वो पहले सलीम के साथ अपना बिजनेस चलाता था लेकिन अब उसका सलीम के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। और वो पूछता है कि आखिर आप सलीम के बारे में क्यों पूछ रही हैं, तो जसमीत बताती है क्योंकि साकिब हमारा मेन सस्पेक्ट है और वो सलीम का बेटा है। दलजीत और प्रीति बताने लगते हैं कि जब दलजीत और सलीम अलग हुए थे तो उनके बीच काफी झगड़ा हुआ था और हाथापाई भी हुई थी और शायद उसी का बदला साकिब लेना चाहता था और वैसे भी साकिब बहुत बड़ा नशेड़ी था। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन में इमाम के बेटे नावेद को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए और जसमीत उसे पूछताछ करती है और वो बताता है कि वो अपने दोस्त साकिब के साथ था और वो लोग ड्राइव कर रहे थे। फिर वो लोग पार्क चले गए
और कहता है वो दोनों वहाँ पर कोकेन ट्राई कर रहे थे, मगर वहाँ पर एक लड़का आया जो कोई और नहीं बल्कि इशप्रीत था। इशप्रीत दोनों के लिए कोकेन लेकर आया था, लेकिन दोनों के पास पैसे कम पड़ रहे थे, जिससे कि उनका झगड़ा होने लगा और साकिब गुस्से में आया और वो इशप्रीत को पानी में डुबोने लगता है और उसी वजह से इशप्रीत मर गया था। उन लोगों ने बॉडी को गाड़ी में डाल दिया, लेकिन जसमीत पूछती है तो तुम लोग गाड़ी को लेकर वहां से गए क्यों नहीं? नावेद कहता है क्योंकि साकिब से गाड़ी की चाबी खो गई थी। जसमीत पूछती है तो फिर तुमने बॉडी को गाड़ी में डाला कैसे? नावेद बहुत सोचने के बाद कहता है वो गाड़ी पुरानी मॉडल की थी और वैसे भी उस लड़के को साकिब ने मारा, मैंने कुछ नहीं किया। अब इस केस को सॉल्व होने में 48 घंटे हो चुके थे, लेकिन उन्हें कन्फेशन मिल गया था कि साकिब ही किलर है और इसीलिए मिलर और हार्दिक जसमीत को शाबाशी देते हैं, मगर उसे नहीं लगता कि अभी तक ये केस सॉल्व हुआ है। वो कहने लगती है कि इशप्रीत ड्रग्स बेचता था, उसका स्कूल बैग मिसिंग है और मोटिव अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मगर हार्दिक उसे जबरदस्ती कहने लगता है कि केस सॉल्व हो चुका है क्योंकि साकिब एक ड्रग एडिक्ट था और उसे ड्रग्स नहीं मिला तो उसने इशप्रीत को मार डाला। बस इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है। फिर हार्दिक गुस्से में जसमीत के बेटे के बारे में कुछ बोल देता है तो गुस्से में जसमीत मुक्का मारकर हार्दिक का नाक तोड़ देती है। अब ये देखकर मिलर जसमीत से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस केस से निकालता हूँ, मगर जसमीत कहने लगती है कि इस केस में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इस केस से मत निकालिए। मिलर उसे याद दिलाता है कि 4 दिन पहले तुम यही बोल रही थी कि तुम्हें ये केस नहीं चाहिए और अब तुम इस केस से हटना नहीं चाहती। आखिर क्यों? मैं तुम्हें इसीलिए सस्पेंड नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस दुख से गुजरी हो। मिलर जसमीत को जाने को बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक मुस्लिम टीनेजर लड़के को गिरफ्तार करने के वजह से शहर का माहौल खराब होने लगता है और 2 कम्युनिटी के बीच में दंगा शुरू हो जाता है और पुलिस शहर की हालात काबू करने की कोशिश कर रही है। खैर इसके बाद अगली सुबह हार्दिक अपने घर आता है तो देखते हैं कि उसकी बहन शालिनी कोमा में है ड्रग्स ओवरडोज के वजह से, और हार्दिक उसे बताता है कि तुम्हारा कसूरवार साकिब पुलिस कस्टडी में है और उसे जल्द ही उम्र कैद की सजा होगी। इधर जैसे ही दलजीत और सभी लोग गुरुद्वारे से निकल रहे होते हैं, वहां पर साकिब के पेरेंट्स सलीम और कुछ मुस्लिम लोग पहुंच जाते हैं और दलजीत को धमकाने लगते हैं। दलजीत और सलीम वैसे ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, इसलिए वो दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं, मगर सभी लोग उन दोनों को संभालते हैं। सलीम उसे कह देता है कि हम दोनों की दुश्मनी की बात अलग है, लेकिन मेरा बेटा मर्डरर नहीं है। प्रीति कहती है कि बिना सबूत के कोई भी जेल नहीं जाता। अगर अपने बेटे की परवरिश अच्छी की होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। शाम के समय जसमीत शैरोन के साथ क्लब जाती है जहां पर वो डांस करने लगती है, मगर वो उस दिन को भी याद कर रही थी जब उसके बेटे को एक शूटर ने गोली मार दिया था। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पापा आ चुके थे, जो जसमीत से कहते हैं कि रात में दरवाजा बंद करके सोते हैं ना कि खोल करके। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो जसमीत के पापा थेरेपिस्ट की बात करने लगते हैं और थेरेपिस्ट का नाम सुनकर जसमीत गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि बार बार थेरेपिस्ट की बात करना जरूरी है क्या? आप लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं जैसे कि मुझे कोई बीमारी हो। उसके पापा उसे समझाते हैं कि तू चीजों से भागना बंद कर। वो कहती है मैं भाग नहीं रही। उसके पापा कहते हैं कि तेरे दिमाग के अंदर जो चल रहा है उससे तू भाग नहीं सकती, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। घर जाते वक्त वो बताती है कि उसे डेस्क ड्यूटी दे दी गई है और ये एक पनिशमेंट है। तो उसके पापा कहते हैं कि जरूर तूने कुछ सही काम किया होगा तभी तुझे ये पनिशमेंट मिली है। अगले दिन ऑफिस में काम करते वक्त वो फिर से गाड़ी की फोटोज देखने लगती है और वो पार्क पहुंचती है जहाँ के इशप्रीत का मर्डर हुआ था और उसे एक आर्टिकल से शालिनी के बारे में भी पता चलता है। वो शैरोन से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? तो वो बताती है पिछले 1 साल से। और जसमीत को लगने लगता है कि शायद सिरिंज जो भी एक ड्रग डीलर है वो भी कहीं ना कहीं इस मर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि एक वीडियो भी देखने को मिला था जिसमें सिरिंज ड्रग्स लेने को लेकर इशप्रीत को थप्पड़ मार रहा था। इसीलिए वो जाती है सिरिंज से मिलने के लिए, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर अपना वर्कआउट वीडियो बना रहा था। और जसमीत के पूछने पर वो बताता है कि वो अब ड्रग्स नहीं बेचता। तो जसमीत उसे पूछती है तो फिर तेरे कहने पर इशप्रीत डिलीवरी करने क्यों गया था? तुम 14 नवंबर को कहाँ थे? सिरिंज कहता है कि वो गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था, मगर जसमीत यकीन नहीं करती और कहती है कि उसे सब कुछ पता है शालिनी के साथ क्या हुआ था। इसके बाद हम पृथ्वी को देखते हैं जो कि कुछ किचन का सामान लेकर दलजीत के घर पर आता है और वो सारा सामान किचन में रख देता है और वो गलत तरीके से प्रीति को छूने लगता है, जिससे कि प्रीति गुस्सा हो जाती और उसे यहाँ से जाने को बोलती है। जसमीत मिलर से जाकर मिलती है और उसे शालिनी के बारे में पूछती है और बताने लगती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें एक लड़का फंसा था जिसे कि जुडिशियल सिस्टम ने छोड़ दिया।
क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा था और वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसे रिहैब भेजा गया था। हार्दिक का साकिब से पर्सनली दुश्मन है और इसीलिए वो उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। मिलर जसमीत की बात नहीं सुनना चाहता और उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तब बताओ। तो वो कहने लगती है कि जैसा साकिब ने बताया कि उसी ने इशप्रीत को मारकर गाड़ी के फ्रंट सीट पे रख दिया और उसने इशप्रीत को पानी में डुबोया भी था। तो सीट गीला क्यों नहीं था और पानी के मार्क्स क्यों नहीं दिखे? सीट तो बिल्कुल सूखी थी। जसमीत को लगने लगता है इमाम का बेटा नावेद झूठ बोल रहा था, क्योंकि इतनी सफाई से कोई भी इंसिडेंट को याद नहीं रख सकता। या तो वो सही में सच बोल रहा है या फिर एकदम झूठ। मिलर जसमीत से कहता है कि अगर ये सब कुछ बाहर आ गया तो फिर से दंगा शुरू हो जाएगा, मगर जसमीत उसे समझाती है कि आप क्या चाहते हैं, एक बेगुनाह लड़के को सजा मिले। क्या आप इस बोझ के साथ रिटायर होना चाहते हैं? शेरोन दलजीत का पीछा करती है, जो छुप छुप कर एक कैफे में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड इंद्रानी से मिलता है। शेरोन इस बारे में जसमीत को बताती है कि लड़की का नाम है इंद्रानी और वो भी स्कूल में म्यूजिक सिखाती थी और उसका पति कोविड में गुजर गया। और देखकर ऐसा ही लगता है कि दलजीत और इंद्रानी का चक्कर चल रहा है। जसमीत देखती है कि दलजीत ने अपने बेटे के लिए 2 लाख पाउंड का इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया था 4 साल पहले। उसके बाद वो रात के समय पहुंचती है साकिब से मिलने के लिए, जो जेल में बंद है, और वो उसे जानना चाहती है कि आखिर पार्क में सच में क्या हुआ था। साकिब कुछ नहीं बताना चाहता, मगर वो जानती है कि साकिब झूठ बोल रहा है और वो कुछ छुपा रहा है। वो उसे कहती है कि तुम सच बताओ, क्योंकि बहुत लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है। तब जाकर वो बताने लगता है कि 14 नवंबर को पार्क में वो गया था नशा करने के लिए, लेकिन वहां पर ड्रग्स लेकर इशप्रीत पहुंच जाता है। कहता है कि मुझे डिलीवर करने के लिए कहा गया था। नावेद उस ड्रग्स के पैसे दे देता है, लेकिन पैसे कम थे, इसलिए इशप्रीत कहता है पैकेट वापस करने। शाकिब कहता है कि मैं तेरे पापा को बता दूंगा कि तू करता क्या है। इशप्रीत कहता है मैं तुम दोनों की माँ को बता दूंगा कि तुम दोनों यहाँ क्या करते हो। गुस्से में आकर शाकिब इशप्रीत को पीटने लगता है और उसे पानी में डुबोने लगता है, उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर में उसे छोड़ देता है। इशप्रीत अकेले अपने घर की तरफ चल पड़ता है और उसके बाद हम देखते हैं कि नावेद और साकिब एक दूसरे के दोस्त ही नहीं बल्कि एक दूसरे से वो प्यार करते थे। फिर वो पानी में छलांग लगाकर वहीं तैरने लगते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें इशप्रीत की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर वो तुरंत इशप्रीत के बॉडी को बाहर निकालते हैं, लेकिन वो तो मर चुका था। नावेद बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। साकिब भी वहां से भाग जाता है। अब ये सच बताकर वो कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकल भी गया तो मेरे अब्बू मुझे लाहौर भेज देंगे, और मेरे और नावेद के बारे में इमाम साहब को पता चला तो आपको पता ही है कि क्या होगा। फिर वो तुरंत जाती है नावेद से मिलने और उसे बोलती है साकिब ने मुझे सब कुछ बता दिया, और वो उसे मदद मांगती है। कहती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे दोस्त को उम्र कैद की सजा होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्दिक और साइमन नावेद को पकड़ के उसी पार्क में लाते हैं, और उन लोगों ने कहा था नावेद को साकिब को फंसाने के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद तो वो वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन नावेद गुस्से में था, क्योंकि उसे पता चल गया है साकिब को उम्र कैद की सजा हो जाएगी, और वो हार्दिक से कहता है कि मैं कोर्ट में जाकर सबको सच बता दूंगा। हार्दिक उसे धमकाता है कि सोच, तेरे अब्बू को पता चलेगा कि तू असली में है क्या, तो वो तेरा क्या हाल करेंगे। तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तभी वहां पर जसमीत, मिलर और पूरी फोर्स पहुंच जाती है और वो हार्दिक से कहती है नावेद को छोड़ दो, इसको मारने से तुम्हारी बहन ठीक नहीं हो जाएगी। आखिर में पुलिस हार्दिक को पकड़ लेती है, मगर हार्दिक पुलिस का गन छीन लेता है और बाकियों पर तान देता है। जसमीत उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन हार्दिक उसे कहता है मेरी बहन को कहना आई एम सॉरी, और वो खुद को वहीं गोली मारकर खत्म कर लेता है। काउडन साइमन से पूछता है कि आखिर तुम हार्दिक का साथ क्यों दे रहे थे, तो वो बताने लगता है कि उस दिन जब वो कबाब खाने के बाद निकल रहे थे तो हार्दिक ने साकिब को देखा था ग्रीन कलर की गाड़ी से निकलते हुए, और वही गाड़ी उन्हें पार्क में भी दिखी थी। हार्दिक के लिए बहुत अच्छा मौका था साकिब को फंसाने का इस मर्डर केस में, क्योंकि साकिब के वजह से ही उसकी बहन शालिनी का वो हाल हुआ। साकिब के वजह से ही उसकी बहन कोमा में चली गई, और उसे सजा दिलाने के लिए वो साइमन से मदद मांगता है, और उन लोगों ने ही पूरा क्राइम सीन सेट किया था। गाड़ी के अंदर इशप्रीत की बॉडी को उन्होंने ही रखा था। अब एक बड़े ऑफिसर आते हैं और बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने लाने को लेकर जसमीत की वो तारीफ भी करते हैं और उसे इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाते हैं। मगर मिलर कहता है कि वो रिजाइन कर रहा है, क्योंकि वो एक नई शुरुआत करना चाहता है। साकिब अब रिहा हो चुका था, और इसके लिए साकिब के अम्मी अब्बू जसमीत को थैंक यू कहते हैं, लेकिन अब जसमीत का शक दलजीत पर था,
यहाँ दलजीत को देखते हैं जो इंद्रानी से मिलने के लिए गया हुआ था, जो भी काफी टेंशन में था क्योंकि सारे सस्पेक्ट छोड़ दिए गए हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। पुलिस स्टेशन में जब सभी लोग इस केस के बारे में बात कर रहे थे तो शैरोन बताती है कि दलजीत ने इंश्योरेंस के लिए क्लेम फाइल किया है, लेकिन प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुआ क्योंकि अभी तक केस क्लोज नहीं हुआ। रात में जब दलजीत अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है पृथ्वी को प्रीति के साथ जबरदस्ती करते हुए। इसलिए दलजीत गुस्से में आकर पृथ्वी को बहुत पीटता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो वो लोग प्रीति से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, तो प्रीति बताती है कि पृथ्वी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन किस्मत से दलजीत सही समय पर घर वापस आ गया। वो कहने लगती है कि पृथ्वी हमारे साथ 4 साल से है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता था। मैं जसमीत पूछती है दलजीत पहले से ही इतना अग्रेसिव था। प्रीति बोलती है बिजनेस डूबने के बाद वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में रहता था, उसे किसी तरह पैसे इकट्ठे करने थे बिजनेस शुरू करने के लिए। जसमीत उससे इंद्रानी के बारे में पूछती है मगर प्रीति कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वो दलजीत से पूछताछ करती है और उसे पूछती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी पर भी हाथ उठाते थे और तुमने अपने बिजनेस पार्टनर से बिना पूछे अपने सारे ट्रक्स बेच दिए। अब वो कहता है मुझे पैसे चाहिए थे। जसमीत पूछती है इशप्रीत को भी तुमने पैसे के लिए मारा? दलजीत गुस्सा हो जाता है। जसमीत बताती है 4 साल पहले तुमने इशप्रीत के लिए 2 लाख पाउंड का इंश्योरेंस करवाया था, इतने पैसे काफी है तुम्हारे बिजनेस के लिए। मगर वो कहता है मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। फिर वो लोग इंद्रानी को बुलाते हैं और वो बताती है कि इशप्रीत उसके पास पियानो लेसन के लिए आया करता था, लेकिन एक दिन उसने आना छोड़ दिया। जसमीत पूछती है क्यों, तो इंद्रानी कहती है इसके बारे में आप उसके पेरेंट्स से ही पूछिए। जसमीत बताती है प्रीति ने मुझे बताया कि इशप्रीत बोला करता था कि उसके पापा उसके पियानो टीचर के साथ कमरे में अकेले घंटों तक रहा करते थे। इंद्रानी कहती है आपको जानना है ना कि मेरे और दलजीत का रिश्ता क्या है। हम दोनों एक ही सपोर्ट ग्रुप में थे। उस ग्रुप में वो लोग होते हैं जिन लोगों ने अपने किसी करीबी को कोविड के समय खो दिया था। अब जसमीत को डॉक्टर से पता चलता है कि वो दूसरा डीएनए जो इशप्रीत के शरीर पर पाया गया था वो किसका था। इसके बाद वो लोग तुरंत सिरिंज के घर पहुंचते हैं और वो लोग सिरिंज की घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां पर ड्रग्स मिलता है और इशप्रीत का स्कूल बैग भी, जिसे वो बहुत समय से ढूंढ रहे थे। वो लोग सिरिंज को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें वहां पर एक बर्नर फोन मिलता है जिसमें से एक नंबर मिलता है। वो लोग उस नंबर को ट्रेस करते हैं और पता चलता है ये नंबर तो प्रीति का है। अब वो लोग पहुंचते हैं प्रीति को अरेस्ट करने के लिए जो भागने के फिराक में थी और यहाँ पता चलता है कि अपने बेटे के मर्डर मिस्ट्री के पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि प्रीति ही थी। पूछने पर वो बताती है कि वो दलजीत से थक चुकी थी। कहती है कि इशप्रीत को अडॉप्ट करने से पहले किसी ने प्रीति से पूछा तक नहीं कि उसे बच्चा चाहिए या नहीं। कहती है कि जैसे ही शादी करवा कर लाया गया मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया गया। पहले मैं दलजीत की माँ की नौकरानी थी और उसके बाद इशप्रीत की। दलजीत प्रीति को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था क्योंकि दलजीत को इंद्रानी के साथ बड़ा मजा आता था। जसमीत पूछती है इसलिए तुमने पृथ्वी को फंसाया? प्रीति कहती है पृथ्वी तो बहुत छोटा था, वो बस मेरे कंट्रोल में आ गया और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि चलो कोई तो है जो मुझे इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन वो अपने हद में नहीं रहना जानता था। जसमीत उसे पूछती है तो फिर तुमने पृथ्वी को कैसे मनाया इशप्रीत को मारने के लिए? देखते हैं 14 नवंबर को पृथ्वी बहला फुसला कर इशप्रीत को पार्क में ले आता है और उसे पानी में डुबोकर मार डालता है और उसका स्कूल बैग लेकर वहां से भाग निकलता है। अब जैसे ही साकिब जेल से छूट गया था पृथ्वी डरने लगा था, मगर प्रीति उसे संभालती है और वो दोनों वहां पर इंटीमेट भी होते हैं और प्रीति उसे कह देती है कि आज के बाद से हम दोनों नहीं मिलेंगे। दलजीत को अगर पता चल गया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, मगर पृथ्वी प्रीति को गले लगाकर कहने लगता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। कि तभी कमरे में दलजीत आ जाता है और उसके बाद क्या हुआ ये तो सबको पता है। ये सब कुछ जानकर जसमीत को काफी गुस्सा आता है क्योंकि प्रीति ने पृथ्वी का फायदा उठाया जो कि एक बच्चा था। प्रीति कहती है मरे हुए लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन मेरा क्या, मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट मिला? दलजीत भी कहता है कि अगर अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार दिया होता तो शायद मेरा बेटा जिंदा होता। जसमीत उसे जोरदार तमाचा मारती है। केस सॉल्व हो जाने के बाद आखिरकार घर पर इशप्रीत का अंतिम संस्कार होता है और वहाँ जसमीत भी आती है और वो अपने बेटे को भी याद करने लगती है। वो देखती है कि इंश्योरेंस कंपनी से मेल आया था और उसे पता चलता है कि उसके बेटे के लिए जो इंश्योरेंस का पैसा था उसका पेमेंट हो चुका था। अब आखिर में वो अपने बेटे के सारे कपड़ों को जला देती है और अपने बेटे को खोने के दर्द से वो बाहर निकलना चाहती थी, जो कि किसी भी माँ के लिए इतना आसान नहीं होता। और इसी के साथ द बकिंघम मर्डर्स मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।